सब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। वादी तीरा में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, मुकामी आबादी उसका इनकलाब भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं सूबाई हुकूमत उसको अपने खिलाफ एक थ्रेट फील कर रही है और मतलब अपनी हुकूमत के बारे में उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। या होना तो ये चाहिए था कि सूबाई हुकूमत इसको बैक कर रही होती, तो ये किस नौयत की मंतक दी जा रही है सूबाई हुकूमत की जानिब से? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये एटीट्यूड जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। देखिए, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये डिफेंस के इश्यूज हैं, इसका फैसला मरकजी हुकूमत ने करना है। उसमें सूबों की इनपुट तो ली जा सकती है, लेकिन सूबे डिक्टेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास इंटेलिजेंस, उनके पास अवेयरनेस, उनके पास डिप्लोमेटिक इनपुट्स वो नहीं होती जो कि मरकजी हुकूमत के पास है। तो आपके सूबे को बचाने के लिए उसको किया जा रहा है, और अगर आप पब्लिकली सपोर्ट नहीं करते तो यू हैव नो राइट टू रूल दैट प्रोविंस, बिकॉज आप एक इम्पेडिमेंट हैं, और आप जो लोग नेशनल सिक्योरिटी पे हमलावर हैं उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं। मकसद ये है कि तीरा वैली के अंदर से हमारे जनाजे उठे हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं, हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के तहत आगे चलना है। तो ये अनफॉर्चुनेट स्टेट है, दे मस्ट कोऑपरेट, अपना व्यू पॉइंट जरूर दें। आपका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट की जाती है, आप बताएं यस यस ये करें, लेकिन देन ट्रस्ट दी फेडरल गवर्नमेंट विच हैज मोर इंटेलिजेंस, मोर रिसोर्सेज एंड दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉर्डर को डिफेंस करना सूबे का काम तो नहीं है ना, सूबे का काम तो गवर्नेंस का है, और सपोर्ट करना है एनी मिलिट्री ऑपरेशन या सेकंड लाइन का ऑपरेशन है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा वादी तीरा के हवाले से DGISPR की जो प्रेसर्स हैं वहाँ पर नेक्सस की बात करते हैं, किस तरह वहाँ पर जो मंशियात है उसका कारोबार होता है, उसका एक हिस्सा हम देखते हैं कि वो TTA को भी जाता है, TTP उस पर मुकामी तौर पर सरपरस्ती करती है। अब बिल आखिर रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसके खिलाफ एक ऑपरेशन होगा। 24 रुकनी जरगा भी बना, सारे मामला लोकली जो लोग हैं, मुकामी जो आबादी उसके साथ तय पा चुके हैं। लेकिन चीमा साहब, पूरी जो सूबाई हुकूमत है इस पूरे मामले से कह ले कि लाइल्म दिखाई दे रही है, किसी जगह नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि मसला हो दहशतगर्दी का और उसको सूबाई हुकूमत लिंक कर दे कि क्योंकि हमारा लीडर जेल में है तो हम आप पे तावन नहीं करेंगे। तो मतलब आप अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते और आप ये समझते हैं कि आप ये तावन नहीं कर सकते, तो आप हुकूमत छोड़ दें और प्रोटेस्ट कर लें और कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। ये जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये आप क्यों समझते हैं कि इसमें रुकावट डालने से आपकी सियासत चमकेगी? ये आप देखें, 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है ऑलमोस्ट, जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान का मिलता है। अब अगर पाकिस्तान की फौज वहां पे एक्शन ना ले, पुलिस तो है ही नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या पुलिस ये कर सकती है, दहशतगर्दों से लड़ सकती है? पहली बात है, आप कहते हैं दहशतगर्दों से डायलॉग करें, वो आपके 4000 बंदे उन्होंने पिछले साल मार दिए। मतलब आपकी फौजियों पे वो डेली हमले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो हमें सिक्योर करेगा। वो आपके मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप कहते हैं नहीं, आए तालिबान के पास चलते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि इनको रोकें। और वो तालिबान जिन्होंने दुनिया से वादा किया था कतर के अंदर कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं दहशतगर्द करेंगे, आज वो क्यों खामोश हैं? मतलब पाकिस्तान की फौज ये वो फौज है जो सऊदी अरब की प्रोटेक्शन, हरमैन की प्रोटेक्शन के लिए मामूर है। यानी कि हमारे लिए तो यही बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम हरमैन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन इधर देखें तालिबान है जो इसी फौज पे हमला करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर तो ये तो इनके लिए तो देखिए निजामी साहब, सियासत करना बहुत आसान है, काम करना कोई नहीं, डिलीवर करना कोई नहीं। सारा टाइम फौज पे और फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहना है। आप तनकीद जरूर करें, लेकिन अपने लोगों की जिंदगियां भी तो बेहतर करें। ठीक है, तनकीद बिलाशुबा तनकीद जो की जाती है, मोहसिन नकवी साहब ने भी अभी हमने जो सुनाया आपको उसी का इजहार कर रहे हैं कि एक तरफ वाकई हुकूमत आपकी मामलत कर रही है, गाड़ियां दे रही हैं, आपने उसको पुरानी कहकर वापस दे दिया, लेकिन उसके बदले में आपने अपने ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए, मतलब वो उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है जनरल साहब, एक खदशात का इजहार किया जाता था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि जब ऑपरेशन होता है मुकामी आबादी उसे इफेक्ट होती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो जाता है। अभी 24 रुकनी जो जरगा है वो ऑन बोर्ड है,
उनके साथ इस बार पूरी मुशावरत से लोगों को वहाँ पे इनखला भी हो रहा है। साथ में बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे फी खानदान, 50,000 महाना भी दिए, एक टोटल टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है। IDPs उनको 2 से 2.5 माह में इलाके को क्लियरेंस करवाने का वापस बसाया भी जाएगा। तो जो खदशात थे सूबाई हुकूमत के और मुकामी आबादी थे, इस बार तो उनको भी पहले ही एड्रेस कर दिया गया। या देखें, इसकी सख्त तरीन पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह करेगा तो दे हैव नो राइट टू रूल देम। और तहरीक इंसाफ को मेरा तो ख्याल है उनको कोई बात इस बात की समझ नहीं आ रही। ऐसे मतलब है पब्लिक टीवी के ऊपर सेमिनारों में और अखबारों में और जलसों में आप ये नारे लगाएं कि हुकूमत गलत कर रही है और आप ठीक कर रहे हैं, ये तो कोई इसकी कोई सेंस किसी लिहाज से भी नहीं है। ठीक है चीमा साहब, अगर हम ईरान की बात कर लें, हमसाया मुल्क, वहाँ पे हालात कशीदा हैं। मुकामी आबादी जो है महंगाई की वजह से एहतजाज कर रही है। 31 सूबे तमाम में प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि अब तो हुकूमत के हक में भी वहाँ पर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। 217 के करीब का फिगर बताया जा रहा है कि अब तक की हलाकतें हो चुकी हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत वहाँ पर सस्टेन कर पाएगी, या जो एक तवील अरसे से वहाँ पर रजीम चेंज की कोशिश हो रही थी, वो आपने देखा 12 रोज़ा जंग हो जो डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुई, डिफरेंट तरीके से वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसका नतीजा अभी हमें देखने को भी मिल रहा है। तो क्या लगता है आने वाले जो चंद दिन है उसमें ईरान में क्या होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये किसी हद तक इज़राइल जो है, ये उसकी वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हाँ। कि आप विद इन जो ईरान है, इस तरह की जो लोगों की जो प्रोटेस्ट हों, अपराइजिंग हों, एक तो इसको ये समझें। दूसरा ये समझा जा रहा है कि ईरान की वो जो एक डेटरेंस हुआ करती थी कि जहाँ पे वो इंगेज रहता था खित्ते के अंदर, आप हिज़्बुल्लाह देखें, हमास देखें, सीरिया देखें, यमन में हौतीस देखें, तो वो जो एक डेटरेंस थी ईरान की, वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब वो जो ख़ास तौर पे, तो अब वो समझते हैं कि अब हमें डायरेक्ट विद इन ईरान आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो 12 दिन की जंग हुई थी, जिसमें लास्ट जून के अंदर जिसमें अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, वो इसलिए किया था ना कि ईरान की डेटरेंस खत्म हो गई है। तो अब वो समझते हैं कि ये कमज़ोर ईरान है, इसको मज़ीद कमज़ोर होना चाहिए। तो अब ये इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी आती है कि जो वहाँ पे रूलर्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक तरफ ये क्रैकडाउन भी करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई है, और दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी उन्होंने रेजिस्टेंस शो की 12 दिन की जंग के अंदर, उसको भी डिविडेंड्स कहीं बिल्कुल हवा में ना चले जाएं। तो लग ये रहा है एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये, और देखिए ये मुसलसल चलते आ रहे हैं। 2009 में ग्रीन मूवमेंट चली थी, फिर 2022 में एक वुमेन लाइफ और फ्रीडम के हवाले से एक मूवमेंट चली थी। और असल मसला तो ये है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर एक खित्ते के अंदर आपने देखा होगा कि एक जेन जी रेवोल्यूशन आपने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, और जगहों में ये चला है, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर निकल रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ईरान को बहुत सारी जो सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियां भी करनी है, सोशल लेवल पे भी तब्दीलियां करनी है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। तो फैक्टर्स मल्टीपल हैं, लेकिन ईरान जो है वो, गुजारी बात है, वेनेजुएला की तरह नहीं है और मुल्कों की तरह नहीं है, उसकी अपनी एक पोजीशन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ये भी है कि ईरान के जो IRGC है, उसने ये कहा है कि हम जो 1979 के जो रेवोल्यूशन के जो डिविडेंड्स हैं, या जो कुछ हमने हासिल किया था, उसको हम वॉश अवे नहीं होने देंगे। और आपको पता है IRGC जो है वो डायरेक्टली आयतुल्लाह खामनाई के नीचे वो काम करते हैं। तो लगता ये है कि चैलेंज तो बहुत ज्यादा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि हम लॉक्ड हैं, हम लोडेड हैं, हम ये कर देंगे। ये जो लॉक्ड एंड लोडेड का वर्ड ट्रम्प साहब ने इस्तेमाल किया था, ये इसलिए किया था कि वो कोशिश करें कि ईरानी इतना प्रोटेस्ट करें, इतना कमजोर कर दें कि हम फिर आए। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, माजी में आपको पता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बार्गेन्स करता रहता था। अब लोकल्स को ये पता चल गया कि ईरान के पास वो बार्गेन भी नहीं है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ये कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ईरानी गवर्नमेंट की, कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम बार्गेन करना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात भी नहीं करता। तो ये जो तासुर था कि कभी बार्गेन होगी, डायलॉग होगा, चीजें खुलेंगी, तो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगी, इकोनॉमिक इंसेंटिव आएंगे,
वो भी कहीं अब नजर नहीं आ रहे। तो ठीक लोग है, समझते मतलब जो हैं कि इंसेंटिव्स देने हुकूमत की भी की बात की गई है हुकूमत की जानब से, जीमा साहब, वो भी $7 पर मंथ का मतलब एक कह लें फिगर है, लेकिन फिर भी इन हालात के बावजूद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हालात को बड़ी कह लें कि संजीदगी से देख भी रही है, उसको टैकल करने की कोशिश में भी लगी हुई है। जनरल साहब, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, पाकिस्तान 900 किलोमीटर का एक बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है इस ईरान के साथ, ऑलरेडी अफगानिस्तान में जो मामला है उसका इफेक्ट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अगर वहाँ पर रजीम चेंज होती है तो जो भी रजीम नहीं आएगी डेफिनेटली उसको सपोर्ट हासिल होगी इसराइल की। तो पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, रीजन के लिए कितने खतरात होंगे उसके बाद? ये ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो अपराइजिंग है ना, वो मसलन 2009 में भी हुई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और ग्रीन था, मूवमेंट थी। इसी तरह 2022 में वेमेन लाइफ के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर थी, तो हुकूमत उस पर कंट्रोल करती रही। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये 100 सिटीज के अंदर ये हो रहा है, और एक रिपोर्ट थी कि 96 लोग इसमें हलाक हुए हैं, एक है 217 हुए हैं, और सिचुएशन हाथ से निकलती है, तो इसकी इम्प्लीकेशन पूरे खित्ते के लिए है। मसलन आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो बलूचिस्तान आधा उधर है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है, ऑलरेडी इंसर्जेंसी है। ये ग्रेटर अफगानिस्तान की बात का और ज्यादा होता है। नॉर्थ में आप चले जाएं, नॉर्थ वेस्ट में, तो आप ये देखें कि वहां कुर्द्स हैं, उनका टर्किश के साथ जो मसला चल रहा है, वो वहां एक अपनी आजाद कुर्दिस्तान, वहां इराक और उससे मिलके, फिर अजरबैजान का आजरी है नॉर्थ के अंदर, उनका भी एक मसाइल है। तो रूस जो है वो इसके अंदर उनका इम्पैक्ट है। वन बेल्ट वन रोड चाइना का चला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एक क्यास हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन के साथ एरिया के कंट्रीज जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। वी होप एंड प्रे कि बात वहां तक नहीं जाती और एक मुल्क को इंटैक्ट रहने दिया जाता है। अभी जो अमेरिकन और इजरायली बेस्ड ये जो शोर शराबा हो रहा है, लोग इनोसेंट होते हैं, उनका मसला ये नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसी, उनका मसला यह है कि इकोनॉमिकली हम नीचे हो गए हैं, हमारी वैल्यू इसकी करेंसी की डाउन हो गई है, और उसकी वजह वो 12 दिन की जंग है, और फिर अमेरिका का अटैक है, और फिर इनकी लीडरशिप की बहुत सारों को इन्होंने, आर्मी चीफ से लेके बहुत सारे लोगों को इन्होंने हलाक किया है, और अंदर इनके यहूदी भी बैठे हैं, ज्यूज की एक बहुत बड़ी तादाद है ईरान के अंदर, उनके एक अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की इश्यूज बनेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर गुड सेंस शुड प्रिवेल। कंट्रीज के ऊपर आप उनकी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पे ऐसे हमले ना करें, बिकॉज ये बात एक तरफ से शुरू होगी तो महफूज कोई भी नहीं होगा। ठीक है चीमा साहब, ये बताया अमेरिकन प्रेसिडेंट का मूड, वो कहते हैं अपने मूड के मुताबिक मैंने दुनिया को चलाना है, ना दुनिया के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कवानीन है, यूनाइटेड नेशन है, वो किसी को कोई कह ले के भाव नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी से दुनिया को चलाने के मूड में नजर आते हैं। तो क्या ये मामला तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन की वुक्कत क्या रह जाती है अब? देखिए, उन्होंने, ट्रंप साहब ने तो कहा था कि हम ही यूनाइटेड नेशंस हैं। अब किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। और वो दूसरा उन्होंने कहा G7 G20, वो कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब सिर्फ दुनिया में G2 है, एक अमेरिका है और एक चाइना है। तो वो ना तो यूनाइटेड, और आपको पता है रिसेंटली अमेरिका कोई दुनिया के बड़े जो 66 फोरम है उनमें से बाहर निकल गया। वो समझते हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है इन फोरम्स की, हम पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जाया करने हैं और ये कोई फायदा नहीं होगा। तो अमेरिका का जो अप्रोच है, एक तो उन्होंने कहा है जी कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फोकस करने जा रहे हैं, ये खित्ते हमारे लिए कोई फोकस नहीं रखते। अफगानिस्तान, लीबिया, मिडल ईस्ट, यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं वो कहते तो यही हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कौन है जो उनको चैलेंज करे? कोई चैलेंज भी तो नहीं कर सकता। अब देखिए ना, चाइना और रशिया बेनिफिशियरी थे वेनेजुएला के, अगर फॉर एग्जांपल, ये चाइना खास तौर पे, तो क्या किया चाइना ने? तो लोग अब सवाल पूछते हैं कि अगर अमेरिका ने यूनिलैटरली चीजें सारी करनी है, तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम भी कोई नहीं है, यूएन भी रोल प्ले नहीं कर सकता, इंडिविजुअल कंट्रीज भी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और खास तौर पे जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहते हैं मैं दुनिया के हर मुल्क में, मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मैं हमला कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जिसको मैं अखलाकियात समझता हूँ मैं वहां पे जाकर रोकूंगा। और वो समझते हैं कि मेरे पास अभी 3 साल है, एजेंडा बहुत बड़ा है। हालांकि विद इन अमेरिका उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आइस ने जो वहां पे कार्रवाइयां की हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी सदर रोक रहे हैं। वो समझते हैं कि उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी कंप्लीट डोमिनेंस करनी चाहिए। वो ग्रीनलैंड हर कीमत पे लेना चाहते हैं, वो ईरान में जो तब्दीलियां हैं वो करना चाहते हैं। तो लगता तो ये है कि
ट्रंप साहब को ना तो कोई पूछ सकता है, ना ही कोई पूछ रहा है, और ना ही अभी तक कोई दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा मुल्क सामने आया है जो ये समझता हो कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को की इस पॉलिसीज को चैलेंज करना चाहिए। जनरल साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदीया का एक पैक्ट होता है, अब तुर्की भी उसके अंदर शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, तो इसकी कितनी अहमियत होगी खसूसन इस रीजन और मुस्लिम उम्मा के हवाले से? या देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने कार्ड बहुत अच्छा खेल रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली हम कोई वार मोंगरिंग नहीं कर रहे। हमारे ऊपर इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके दांत खट्टे कर दिए। उससे पाकिस्तान का सफारती इमेज पूरी दुनिया में बढ़ा, और मिलिट्री के लिहाज से भी वो मान गए कि यस, इनके पास है। बाकी जहां तक डिप्लोमेसी है, वो पाकिस्तान अपने तौर पे सबके साथ कर रहा है। या अगर हमारे ताल्लुक सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री पैक्ट हुआ है, तो ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती है। इसी तरह अगर हम अमेरिका हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम चाइना के साथ भी, ये कल भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उधर थे और इवन इंटीरियर मिनिस्टर उधर थे। हम वन बेल्ट वन रोड सी पैक को नहीं छोड़ सकते। तो ये मुश्किल तरीन हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर हमें बड़े फूंक फूंक के कदम रखने हैं और अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जरूरी है कि अंदरूनी इत्तेहाद हो। ठीक है, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।